सर 5 मिनट 2 मिनट वेट करते हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर लें उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके हेलो, एम आई ऑडिबल? रोजगार कचहरी अहमदाबाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंटरव्यू टिप्स फॉर सक्सेस। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें किस तरह से आंसर देना चाहिए, किस तरह से तो इंटरव्यू फेस करना चाहिए ताकि हमारा जो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल जाए। इसके रिगार्डिंग हमें टिप्स देने के लिए हमारे साथ आज संजीव चोपड़ा सर आए हैं। वो HRH ग्रुप ऑफ होटल्स में मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर है उदयपुर से। सर आज हमको गाइडेंस देंगे और हमें गाइड करेंगे कि हमें इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए और इंटरव्यू में किस तरह से आंसर देना चाहिए, किस तरह का हमारा गेस्चर क्वेश्चन होना चाहिए। ये सब हमको संजीव सर हमें गाइड करेंगे इस बारे में। सर प्लीज आप स्टार्ट करिए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है। आपको दिख रहा है स्क्रीन? शेयर किया मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया है, आपको डिस्प्ले हो रहा है? Yes, sir, it's visible. ओके सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट्स को गुड मॉर्निंग और ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट अहमदाबाद को धन्यवाद कि जिन्होंने इस बहुत ही अच्छे सेशन के लिए, सब्जेक्ट मैटर के लिए, टिप्स फॉर द सक्सेस मेरे को मौका दिया आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। इस पूरे सब्जेक्ट मैटर को हमने 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा इस पे कुछ है कि आप अपने मोबाइल्स को म्यूट पे डाल दीजिए। आपके जो क्वेश्चंस हो आप चैट बॉक्स में मेरे को फ्लैश कर सकते हो और उसके बाद इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट फेज का। फर्स्ट फेज के अंदर क्या है कि आपको जिस भी पोजीशन के लिए जब भी अपने आप को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए जो बेसिक नीड्स है एजुकेशन की या क्वालिफिकेशन की, वो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या है कि आपको एजुकेशन की क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के साथ साथ आपको एक रोड मैप बनाना, टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि मैं किस समय पे कौन सी चीज कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को कौन सी चीज करनी है। मतलब पढ़ाई करने के बाद मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, मेरे को बिजनेस में जाना है या मेरे को फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, तो उसका एक आपको खुद को एक टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि इस पूरी चीज को आप किस तरीके से देखते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है इसके लिए। इसके बाद आपको अपना मिशन और एम बनाना पड़ेगा। जब आपको पता लग गया कि सपोज मेरे को डॉक्टर मेडिकल लाइन में जाना है तो आई हैव टू नीड माय बेसिक BSc, देन उसके बाद मेरे को नीट का कंपटीशन देना है, उसके लिए कैसे मेरे को प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने मेरा एम डिसाइड किया कि मेरे को मेडिकल लाइन में जाना है, तो उसके लिए मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके लिए मैंने मेरा टाइम मैनेजमेंट बनाया, उसके लिए मैंने मेरा एटीट्यूड बनाया। इन सब के बाद आता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है उसके लिए।
क्योंकि जब तक मैं अपने आप को इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाऊंगा। जैसे ही मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मेरे को पता लगेगा कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या हैं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि यही चीज जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो आपके सामने आपका इंटरव्यूअर होता है वो आपसे यही पूछता है कि सबसे पहले ये कहता है कि आप अपने बारे में बताएं। अब आपको सरप्राइज होगा कि सीवी मैंने उनको दिया, मेरे बारे में सारी जानकारी मैंने रिटर्न में उनको भेजी, उसके बाद भी मेरे से पूछ रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। तो वहाँ ये चीज आती है कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये चीजें क्या होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, सामने से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप कैसे समझते हो, कैसे इंटरप्रिटेट करते हो, उसका कैसे आंसर देना आपको। ये ट्रिक्स कह सकते हो आप इसको, या एक वर्ड्स के साथ उसको कैसे अपने को एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको आंसर देना है। और इन सब चीज के अंदर एक चीज आती है, ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो आपसे पूछता है प्रश्न, या आपके थॉट प्रोसेस में अगर कोई चीज आती है तो उसमें आपको ये भी देखना है कि हाँ मेरे ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है इसके अंदर। अगर मैंने एक क्वालिफिकेशन कर दिया, टाइम मैनेजमेंट बना दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चल रहा हूँ, मेरा मिशन भी मैंने बना दिया, मेरा बिलीफ सिस्टम भी मैंने कंप्लीट कर दिया, मेरे में कॉन्फिडेंस भी है, मेरे में कैपेबिलिटीज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर ऑब्स्टिकल्स भी होंगे। तो वो ऑब्स्टिकल्स को मैंने कैसे दूर करना, उस ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करने के लिए मेरे पास उसका सब्स्टिट्यूट क्या है। उसके बाद जो फर्स्ट फेज आता है एंड इसमें, वो आता है कि आपको आपके मिशन के लिए आपका पूरा रोड मैप तैयार करोगे, और इन सब चीजों के लिए आपको प्रश्न के आंसर ना तो किसी बुक्स में मिलेंगे, ना किसी लेक्चर में मिलेंगे। इन सब प्रश्न के आंसर आपको अपने आप से बात करने में मिलेंगे। आपको अपने आप से इन सब चीजों के लिए बात करनी पड़ेगी। अपने आप से बात करने मतलब आप सुबह दोपहर शाम जिस भी समय पे आप कंफर्टेबल हैं, अपने आप को समझते हैं, आप इन सब चीजों के लिए आप अपने आप से बात करिए, क्योंकि बेस्ट आंसर जो आपको मिलेगा वो आप खुद के क्वेश्चन से आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आई बिलीव फर्स्ट फेज तक समझ में आया सबको। आप मेरे को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आंसर, अगर आपको समझ में आया तो अपन आगे बढ़ेंगे। यस सर, बिल्कुल। अब आते हैं अपन सेकंड फेज के अंदर। जब मैंने मेरी कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, मेरे बिलीफ सिस्टम को, मेरे एम को, मेरे एटीट्यूड को, मेरे टाइम मैनेजमेंट को, क्वालिफिकेशन, जो मैंने मेरा पूरा रोड मैप बना दिया, नाउ आई एम गोइंग टू फेस कम टू सेकंड फेज। ये आ गया आपका सेकंड फेज। इसमें क्या है, जो मेरे पास फर्स्ट फेज के जो क्वेश्चंस थे, मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसके अंदर जो मैंने आंसर निकाले, ये जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का मेरे को आंसर मिले। उस क्वेश्चन का जो आंसर मेरे को नहीं मिल पा रहा, तो वहां जो गैप है उसको मैं कैसे फिल करूं, उसका आंसर मैं कहां से निकालूंगा। वो गैप को फिल करने के लिए फिर वापस अपने को अपना थॉट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जब आपको उस गैप को आप फिल कर देते हैं तो आपके पाथवे के अंदर आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में चलने की बात कर रहे हैं और शायद सही डायरेक्शन ढूंढ भी लेंगे और चल भी देंगे। जब आपका मोटिवेशन हाई है, आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं और सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तब आपको ये देखना है कि मेरी जो स्पीड है वो किस स्पीड से मेरे को इसमें जाना है, इसमें चलना है। अगर मैं बहुत जल्दी दौड़ूंगा इसके अंदर तो मैं पैनिक भी हो सकता हूँ, मेरे को स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। इन सब चीजों को मेरे को चेक बैलेंस रखना पड़ेगा। और ये चेक बैलेंस क्या होगा, टाइम टू टाइम इसको मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा अपने आप से। जैसे होता है ना कि आपको फील होता है कि मेरे को टेम्परेचर हो रहा, तो आप तुरंत थर्मामीटर लगा के देखते हो कि मेरे को फीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे वो बताता है कि हाँ
98 डिग्री टेम्परेचर है तो आप कहते हैं हाँ नहीं एवरीथिंग इज नॉर्मल, लाइक दैट। सेम उसी तरह से जब आप चेक बैलेंस के फेज को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आता है कि मेरे को मेरा रिज्यूम, मेरा सीवी बनाना है, और किस तरह से बनाना है, कैसा अट्रैक्टिव बनाना है कि अगर मैं उस सीवी को, अट्रैक्टिव सीवी को अगर मैं भेजता हूँ किसी भी एम्प्लॉयर के पास, तो उसको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर उसमें मिल जाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस के। यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। Okay. Now we are going comes to phase number 3, or we can say कि it's more or less final stage. अब आपने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट कर दिया, आप मोटिवेटेड हैं, आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप सही स्पीड से चल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सीवी बना दिया, आपने एम्प्लॉयर को अपना सीवी भी भेज दिया। अब इंटरव्यू के टाइम पे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि आप उसको सक्सेसफुली आप उस इंटरव्यू को फेस कर पाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन का मतलब आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 12 से 18 घंटे पहले, ऑन एन एवरेज, या 24 आवर्स पहले, आप 5, 7, 10 मिनट के लिए आप अपने आप को एक न्यूट्रल मोड में ले जाएंगे, मतलब एक जगह शांति से बैठ जाएंगे, ठीक है। आप उसको विजुअलाइज करेंगे कि मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, मैं कैसे जाऊंगा, मेरा उस कैसा ऑफिस होगा, सामने वाला कैसे किस तरह से बैठा होगा, मेरे को कैसे एंटर होना है। इसके विजुअलाइजेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये देखिए कि हॉस्पिटल, जैसे आपने वर्ड एक यूज किया हॉस्पिटल, तो आपके माइंड में वो हॉस्पिटल की पूरी पिक्चर आ जाएगी। प्लस का निशान लिखा है, हॉस्पिटल का नाम है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बाहर एम्बुलेंस खड़ी है, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर व्हाइट ड्रेस के अंदर हैं, जबकि आप वहां गए नहीं हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसको। विजुअलाइज ठीक उसी तरह से आपको इस चीज को भी विजुअलाइज करना है कि जब मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ इंटरव्यू या ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मेरे को इसको विजुअलाइजेशन कंसेप्ट मोड पे लेके जाना पड़ेगा। और उस विजुअलाइजेशन में क्या होगा कि अगर ऐसा प्रश्न मेरे से पूछता तो मैं उसके लिए क्या आंसर दूं। अगर मैं ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाऊं ताकि सामने वाला कहे कि नहीं, यस, मेरे को आपसे बात करने, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। तो ये सारी चीज क्या है कि विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद जब आपने विजुअलाइज कर लिया, आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस इंटरप्राइजेस के अंदर आपको इंटरव्यू देना है, उसके बारे में बेसिक्स, उसकी विजन, उसकी फिलॉसफी के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। वो जानकारी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इंटरप्राइजेस की जो आपके कोलिग्स होंगे वो आपको उसके बारे में बता सकते हैं। और कुछ बेसिक नॉलेज आपको गूगल पे भी इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की मिल जाती है मैक्सिमम सिचुएशन में। अब आपको ये देखना है कि मैं किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं उस पोस्ट के लिए मैं अपने आप को क्वालिफाई मांगता हूँ तो मैं उस पोजीशन के लिए मैं अपने आप को अप्लाई करता हूँ। उसके बाद आता है आपका पॉइंट, मेरा ग्रूमिंग सेंस कैसा है। ग्रूमिंग सेंस का मतलब प्रेजेंटेबल, फेशियल प्रेजेंटेबल, मैं कैसा दिखता हूँ। जैसे आप अपने आईने में अपने आप खड़ा होकर देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मेरे बाल से ठीक नहीं है, मेरे को इसको ग्रूम करना है। मेरी जो उसके बाद आता है आपका ड्रेसिंग सेंस कि मैं आपने देखा होगा कि मैक्सिमम इंटरव्यूज के अंदर आपको कभी भी कोई आदमी, कोई स्टूडेंट, कोई भी जो आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, कभी भी आपको टी शर्ट्स में नहीं मिलेगा। कोई भी टी शर्ट पहन के नहीं जाता। एक ड्रेसिंग सेंस है ये कि आप उस पोजीशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप अपना ड्रेसिंग सेंस प्रिपेयर करके अपने आप को प्रिपेयर करके चलें।
ड्रेसिंग सेंस का मतलब आप जो कपड़ा पहन रहे हैं वो साफ सुथरा हो, प्रेस किया हुआ हो, ताकि आपको पहनने में वो अच्छा लगेगा। जैसे जो जो चीज आपको अच्छी लगेगी तो यू फील कंफर्टेबल। तो जैसे आप कंफर्टेबल फील करना महसूस करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, आई एम ऑन राइट ट्रैक। आपका खुद का मोरल और मोराल जो है वो हाई हो जाता है उसमें। उसके बाद आपको देखना है कि अगर मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ इंटरव्यू, तो जो मेरा सिस्टम है वो प्रॉपरली सेटअप है, कोई इसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। जब ये सारी चीज आपकी तरफ से, आपकी चेकलिस्ट, एक तरह से चेक बैलेंस है, चेकलिस्ट आपकी, आप उसको देख रहे हो, यस सारी चीज मेरी बिल्कुल सही चल रही है। अब उसमें आता है कि जो आपने सीवी भेजा इंटरप्राइजेस के अंदर जॉब के लिए, तो आपको वो याद भी होना चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब वर्ड टू वर्ड आपको ध्यान हो। अगर आपका एक पेज या दो पेज या तीन पेज का रिज्यूम है, तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि मैंने फर्स्ट पेज पे मैंने क्या क्या लिखा हुआ, सेकंड पेज में मैंने क्या क्या लिखा हुआ, थर्ड पेज में मैंने क्या क्या लिखा हुआ। और कोशिश ये करें कि आपका रिज्यूम जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पेजेस का हो, और समराइज में हर चीज को आप उसको डिस्क्राइब किया हुआ हो। ओके। अब जब आप ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आते हैं, तब आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यू टेबल पे बैठते हो अपोजिट साइड में इंटरव्यूअर के सामने, तो जब आप कोशिश करें कि जो भी पैनल, इंटरव्यू पैनल के अंदर जो पुरुष या महिला बैठे हुए हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे आपका जो प्रश्न पूछना जा रहा है आपसे, आप उनसे आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। आई कांटेक्ट बनाने से क्या होता है कि इंटरेक्शन इजी होता है, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस जिस तरफ से प्रश्न आ रहा है आप उसी तरफ आंसर दे रहे हो, उन्हीं को आंसर दे रहे हो। सुन पूरे पैनल वाले रहे हैं, लेकिन आप आंसर उन्हीं को दे रहे हो जिन्होंने आपसे प्रश्न पूछा। ऐसे नहीं कि ईस्ट से मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है और मेरा मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूँ या नॉर्थ की तरफ देख रहा हूँ, या वो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं सिर खुजार रहा हूँ अपना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके एटिकेट्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये वहां पे ये भी जज किया जाता है कि आपका एटिकेट कैसा है किसी चीज को। और जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, तो आपको बिना किसी संकोच के बिल्कुल स्पष्ट भाषा में नॉर्मल तरीके से उसका आंसर देना है, उसका जवाब देना है। अगर आपको उसका, ये जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का आंसर आपको आता हो, हर प्रश्न का उत्तर अपने पास हो। उसमें ये रखिए कि अगर आपको सक्सेस होना है इंटरव्यू के अंदर, तो अगर पैनल में जो इंटरव्यू लेने वाला है जो आपसे प्रश्न पूछता है और उसका अगर आपको आंसर नहीं आता है, तो आप इधर उधर जाने की बजाय बहुत पोलाइटली आप उसको सॉरी बोलिए, सॉरी सर मेरे को उसका आंसर नहीं। तो उससे ये चीज निकल के आती है कि सामने वाला क्लियर है इन चीजों में, वो स्मार्ट है लेकिन क्लेवर नहीं है। अगर जो कैंडिडेट क्लेवर होते हैं, स्मार्ट के साथ साथ क्लेवर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो प्रश्न पूछते हैं तो उसका अगर आंसर नहीं पता ना, तो इधर उधर से आंसर देना चालू करेगा, कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, हाँ मैं तो ये कहना चाह रहा था, मेरा ये आंसर था इसमें। तो वो चीज वहां गलत हो जाती है, वहां डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो उसमें ये कि आप उसको बिल्कुल शांति से प्रश्न का आंसर दीजिए। इसमें ये चीज जो देखने वाली है आपको, जब आपको वर्बल कम्युनिकेशन करना है, तो आपका टोन कैसी है। टोन मतलब शब्द का जो प्रवाह है वो कैसा है, आप पिच कैसी है उसकी, और शब्द कैसे आप यूज कर रहे हैं। जैसे किसी कोई प्रश्न पूछता है, तो आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो आप, वो कहता है बताइए, सामने वाला आपसे पूछता है जोर देके, आप बताइए, आप बोलिए, आप आंसर दीजिए, तो आपको वहां पैनिक नहीं होना है। आप पोलाइटली सिंपल तरीके से बोलिए, आई एम सॉरी सर, इसका मेरे को आंसर नहीं पता है। अगर आपको आंसर पता है उसका, तो भी बहुत शालीनता से आप उसका आंसर दीजिए उनको। तो उससे वहां क्या चीज निकल के आती है, वहां ये देखा जाता है कि आप जो शब्द सामने वाले ने आपको बोला है, जो प्रश्न सामने वाले ने आपको दिया है, उसको आपने प्रॉपरली सुना है, उसको प्रॉपरली आपने इंटरप्रेटेट किया है, और इंटरप्रेटेट करने के बाद समझा है, समझने के बाद आप उसका उसी वे में आप उसको आंसर दे दें। अगर मैंने ईस्ट साइड के बारे में पूछा तो मैं ईस्ट साइड के बारे में आपको बताऊंगा, अगर मैंने अमेरिका के बारे में पूछा तो मैं अमेरिका के बारे में बताऊंगा।
अगर मैंने आपके पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछा है कि बस आपने सीवी के अंदर आपने ये लिखा हुआ है, इसके बारे में बताएं क्या है, तो आपको, अगर आपको क्लियर होगा मेरे अपने माइंड में कि मेरे सीवी के अंदर ये चीज लिखी थी, उसका ये मतलब था उसमें लिखने का, तो आप उसको तुरंत बोल सकते सर मेरा इससे इसका कनेक्शन ये था। और वहां पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है इंटरव्यू के अंदर, आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए इंटरव्यूअर के साथ कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करिए। आर्ग्यूमेंट करने से ये चीज निकल के आती है कि जब सामने वाला आपसे प्रश्न कर रहा है, अगर आपका आंसर मोर और लेस सही भी है, तो अपने को अपनी बात सही साबित नहीं करना उनको, वो ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को। लेकिन कई बार क्या होता है, पैनिक स्टेज के अंदर आकर के स्टूडेंट्स जो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए बैठा होता है, तो वो इस तरीके पे आता है कि मेरी बात, मैं जो आप कहना चाह रहे हो ये मेरी बात बिल्कुल सही है, आप ये समझ रहे हो लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, और मैं बिल्कुल सही हूँ अपनी जगह पर। तो अपने को इंटरव्यू के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कभी भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। अब उस सारी चीज से हटके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। वो ये है कि आप यहाँ दो गिलास देख रहे हैं, एक में बिल्कुल क्लियर वाटर है और एक में किसी ने कलर डाल दिया उसके अंदर। ये जो गिलास था पीने, ये पानी पीने लायक था, आप पी सकते थे। अब इस गिलास के अंदर उसने कलर डाल दिया या इंक डाल दिया, जिसकी वजह से ये पीने लायक नहीं रहा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप? हेलो? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। ओके। सूरज जी ने लिखा है वी विल ड्रिंक, और पायल जी ने लिखा है वी डू नॉट ड्रिंक द वाटर विद द इंक, वी विल नॉट ड्रिंक। मैंने तो कहा ही नहीं आपको पानी पीने के लिए। मेरा प्रश्न क्या था आपसे कि ये जो आपको गिलास पीने लायक पानी था, इसमें किसी ने कलर या इंक डाल दिया, अब इससे क्या हुआ? इस पानी का क्या करेंगे? मैक्सिमम का आंसर आएगा कि इस पानी को हम फेंक देंगे। हाँ देखिए, थ्रो थ्रो इट थ्रो इट थ्रो इट, इसका आंसर। अब इसको आप इसको इस तरीके से समझिए, ये प्रश्न का ट्रिक क्या थी। इस प्रश्न का ट्रिक ये था कि आप एक साफ सुथरा पानी का गिलास थे, ठीक है, उसमें कलर आ गया। कलर आ गया मतलब ऐसा नहीं कि इंक डल गया इसमें या किसी ने कलर डाल दिया या इस पानी को खराब किया। इसका मतलब ये था, जब आप एक बिल्कुल नॉर्मल, बिना किसी कलर के, बिना किसी छल कपट के आप थे, तो सिचुएशन, पोजीशन, सर्कमस्टांसेस ने आपको खराब कर दिया। अब आप क्या करेंगे? उसके अंदर पानी डालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, पानी डालते जाएंगे, तब तक पानी डालते जाएंगे जब तक वो कलर जो है उसमें से बाहर नहीं हो जाता। मतलब आप यहाँ पे जो नेगेटिविटी, जो एग्जाइटी उसके अंदर आ गई, आपके अंदर जो नेगेटिविटी आपको इस सिस्टम के अंदर आ गई, आपको अपने आप को लगा, तो उस नेगेटिविटी को कैसे निकालना आपको? उसके अंदर कंटिन्यू मैं पानी डालता जाऊंगा, पॉजिटिविटी डालता जाऊंगा, तब तक डालता जाऊंगा जब तक वो नेगेटिविटी इस गिलास से बाहर नहीं आ जाती।
आप समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि अब मैंने आपको बोला था ना, आपको ये चीज देखनी है कि सामने वाला का प्रश्न क्या है। इस पूरे एग्जाम्पल के अंदर प्रश्न ये था कि ये पानी है, इस पानी के अंदर किसी ने इंक डाल दी है, अब आप क्या करेंगे? सभी ने कहा कि हम नहीं पिएंगे, तो मैंने तो कहा ही नहीं पीने के लिए। मतलब जो प्रश्न आ रहा है, अगर उसको अपन सही तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेटेट करते हैं, तब अपने को सही आंसर उसका मिल जाएगा। अदरवाइज अपन इसी में रहेंगे कि ब्लू कलर कैसे निकालेंगे इस पानी में से। तो फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि आपको अपने आप के अंदर उस पॉजिटिविटी को लाना पड़ेगा, माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा। जितने भी नेगेटिव विचार हैं आपके अंदर, उन सबको एक एक करके बाहर करना पड़ेगा। वो कैसे बाहर होंगे? जब उसमें पॉजिटिविटी आप डालते जाएंगे किसी भी तरीके से। और इसके लिए किसी कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी सब्जेक्ट मैटर की कोई किताब पढ़िए, कोई मोटिवेशन के ऊपर आप कोई किताब पढ़िए। मैं आपको यही कहूँगा इस सिचुएशन में भी कि आप अपने आप से बात करिए हर चीज के लिए। क्योंकि जो बेस्ट आंसर आपको अपने आप से मिलेगा, वो दुनिया में आपको कोई भी आंसर नहीं दे सकता। वो उससे बेस्ट आपको आंसर कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, उस चीज के लिए आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस जरूर कर सकते हैं। वहां भी आपको उनका परसेप्शन मिलेगा उस चीज के लिए, कि आप, ये जरूरी नहीं कि जिस तरह से आपको चीज सोच रहे हैं सामने वाला भी उसी तरीके से उस चीज को सोच रहा है। सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि आप अपने आप में बिलीफ रखिए कि आप बेस्ट हैं। बट ये भी आप ध्यान में रखिए कि एम्प्लॉयर जो पिक करेगा आपकी आप में से, वो द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट होगा, उसको वो पिक करेगा। बहुत ही आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है इसमें, बट बहुत सिंपल है। वो ये है कि आप बेस्ट हैं, लेकिन सामने वाला आपके जैसे जो बेस्ट है उसमें द बेस्ट होगा, उसको वो पिक करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अपने को द बेस्ट बनने के लिए क्या करना है, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा, और वो आंसर भी अपने को अपने आप से ही मिलेगा। इसको दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मेरिट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के अंदर कि मेरे को मेरिट में आना है, तो आप ये लिख लीजिए क्या फर्स्ट डिवीजन आपकी कंफर्म है। क्यों? आपका प्रोफेशन उस लेवल का है। मैं यहाँ आपको ये भी बोल सकता था कि बिलीव दैट यू ऑल आर गुड। मैंने यहाँ गुड नहीं लगाया आपको, मैंने कहा बिलीव दैट यू ऑल आर बेस्ट, बट एम्प्लॉयर पिक ओनली द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। इसीलिए वो आप देखोगे कि इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो, तो वहाँ आप अकेले नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए। 15, 20, 50 लोगों का लोगों के साथ आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो एम्प्लॉयर आप उस पूरी टीम में से जो दो बेस्ट उसको लगेगा, और ये भी जरूरी नहीं कि उसको बेस्ट मिल जाए उसमें, लेकिन वो कोशिश ये करेंगे और अपन भी कोशिश ये करें कि हम अपना बेस्ट दे सकें और सामने वाला अपने से बेस्ट अपने को सिलेक्ट कर सके। क्लियर है यहां तक? सर एक चैट बॉक्स में आंसर मतलब क्वेश्चन पूछा है एक ने, तो सर प्लीज आप चैट बॉक्स में उसका आंसर हाँ हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन आया सर, हाउ टू गिव आंसर फॉर एजुकेशन एंड जॉब गैप। ये क्वेश्चन है। तो ये जो आपने ये जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न किया है सूरज जी ने। सूरज जी को जो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने सबसे पहले क्या फर्स्ट फेज में क्या दिया था कि जो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप उसको पूरा करेंगे तो ही आप जॉब के लिए आप अपने आप को क्वालिफाई कर पाओगे। सपोज अगर आपने मेडिकल लाइन में जाना है, एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए आपको बीएससी करना पड़ेगा। बीकॉम का स्टूडेंट एमबीबीएस नहीं कर सकता, बीए का स्टूडेंट एमबीबीएस नहीं कर सकता। हाँ, बीएससी का स्टूडेंट सीए का एग्जाम दे सकता, बीएससी का स्टूडेंट
ICS का एग्जाम दे सकता है, लेकिन BA का स्टूडेंट MBBS का एग्जाम नहीं दे सकता, BCom का स्टूडेंट MBBS का एग्जाम नहीं दे सकता। तो यहाँ जो ये है कि बेसिक जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो अपने को क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तब अपन उस पोजीशन के लिए अपने आप को क्वांटिफाई कर पाएंगे कि हाँ मैं इस चीज के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे आप स्कूल के अंदर कोई भी बच्चा है, उसका जब स्कूल के अंदर एडमिशन होता है तो टीचर ये नहीं कहता कि हाँ ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो कोशिश ये करता है कि मैं इसको से अल्फाबेट लिखना सिखाऊं। वो अपनी पूरी मेहनत डालता है उसके अंदर कि ए लिखना सीखूं, मैं उसके अंदर इसको ए लिखना सिखाऊं। और उस ए लिखने के लिए आपको अगर याद होगा तो आपको ये भी याद होगा कितना रोए थे आप। हर बच्चा रोता स्कूल आने के लिए और पढ़ने के लिए, लेकिन जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उसको लगता है कि हाँ मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है ये, तो वो उसके अंदर अपने आप को चलाना चालू करता है, पढ़ना लिखना चालू करता है और अपने आप को उस चीज में, उस सिस्टम में अपने आप को डालता है और उसके साथ साथ उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होना चालू होता है। और इसी में इन्होंने एक क्वेश्चन और डाला, आई हैव 4 ईयर गैप, देयर इज नो इशू फॉर द गैप। क्योंकि आप देख रहे हो 2 साल का तो गैप ऑलरेडी 80% अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर है ड्यू टू कोविड। जब कोविड स्टार्ट हुआ, अगर कोविड नहीं होता तो शायद आपका 4 ईयर का गैप ही नहीं होता। अब 4 ईयर का गैप होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो मेन कारण है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वो मेन गैप का कारण ये हो गया कि इसको ऐसे समझिएगा, मैं एक मिस्टर राम और उसका फ्रेंड एक ही स्कूल में एक साथ पढ़े, एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़े, एक ही इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू देने के लिए गए। राम को इंटरव्यू में सेलेक्ट कर लिया गया, शाम को सेलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, शाम को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? शाम का जो माइंडसेट था, उसने कहा कि मैंने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है तो मेरे को इस पोजीशन की जॉब चाहिए, नंबर 1, और मेरे को इस लेवल, इस प्राइस बैंड की जॉब चाहिए। तो वहां क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योर के पास उस प्राइस बैंड की जॉब नहीं है, लेकिन उससे कम प्राइस बैंड की जॉब है जिसके लिए आप क्वालिफाई थे, लेकिन आपने उस प्राइस टैग को जब देखा तो आपने अपने आप को उसमें फिट नहीं किया। तो वहां वो वैकेंसी अवेलेबल है या आपके पास जॉब के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट वैकेंसी पड़ी हुई है और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट पड़ा हुआ है। सूरज जी को समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जो उनका क्वेश्चन था, आई बिलीव उनको आंसर मिल गया इसका। आप मेरे से कभी भी आपको लगता है कि आप मेरे नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल के थ्रू। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न के सारे आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अब संजीव सर, आपने इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमको दिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अहमदाबाद को दिया, और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस दिया आपने इसके रिगार्डिंग, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसी के थ्रू हमें जॉब मिलती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और आपने काफ़ी अच्छे से हमें गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आगे हम सर से और भी कई सारे टॉपिक्स पर गाइडेंस लेंगे। सर हमें टाइम देंगे तो हम उनसे और ज़्यादा कई टॉपिक्स पर गाइडेंस ज़रूर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू मैम। आप ऑल ऑफ किसी यू। का प्रश्न होता आप मेरे से, या थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।